हेलो गाइस। जैसे दो टॉपिक क्लियर हो गए हैं अभी के हमारे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है वो एक्सरसाइज में से हम अपने 2-3 प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग समझेंगे और उसके बाद जो भी आगे के प्रोग्राम बचेंगे 5-6 उसको हम कल की डेट में फिनिश करेंगे। ओके। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं। ये PDF रीडर है। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। सो पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इंटीजर वैल्यू है तो वो पॉजिटिव नंबर ही होता है। ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, पहले तो आई का मतलब डोनेट करते हैं हम इंटीजर के लिए, और इंटीजर जो है वो हमारा पॉजिटिव नंबर ही होता है। ये नेगेटिव नंबर तभी जाता है जब हम इसको -i लिखते हैं, इट मीन्स इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो 2 डिजिट का जब हमसे ये पूछ रहा है कि सम क्या है, तो जैसे एक वेरिएबल है a, इसमें आपने यूज़र से इनपुट कराया, तो यूज़र ने इनपुट किया 21, तो आउटपुट में हमको आना चाहिए 2 + 1 = 3। ठीक है। ये आना चाहिए आउटपुट में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रोग्राम स्क्रीन पर, यहाँ से इसको देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेन स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का उसको बना लेते हैं। .h। ठीक है। इंट मेन। इंट मेन हो गया, ये बंद हो गया। ठीक है। सो अभी क्या करना है कि सबसे पहले यूज़र से एक इनपुट लेना है जिसको किसी वेरिएबल में हमें सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं num नम से। ठीक है। और जो इस नंबर का एडिशन आएगा उसको हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो उसको हम ले लेते हैं सम से और इसको =0 रख लेते हैं कि गार्बेज वैल्यू हमारी जो है वो होल्ड ना करने लग जाए। और एक वेरिएबल हम ले लेते हैं r। ठीक है। r ले लिया हमने। अभी हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। एंटर द 2 डिजिट नंबर। इसको नम में हमने स्टोर कर लिया। ठीक है। इसको यूज़र से इनपुट ले लिया 2 डिजिट का, इसको नम में स्टोर कर लिया। अभी इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं। इस प्रोग्राम में जो मेन लॉजिक होने वाला है उसको हम हमेशा की तरह हाईलाइट करेंगे हम लोग साथ में, और उसको अलग से एक जगह पे राइट डाउन कर लेंगे जिससे कि इसको बेहतर तरीके से समझने में आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो यूज़र है, यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है। हमने उसको पहले ही बोल के रखा है कि आप 2 डिजिट को एंटर करिए, फिर भी वो 1 डिजिट को एंटर करता है। तो 1 डिजिट का अगर हम एडिशन करते हैं इंडिविजुअल डिजिट का, तो फिर आंसर हमारे पास सेम डिजिट ही आने वाली। इन केस अगर वो 0 एंटर करता है तो आंसर हमारे पास 0 आने वाला है। ठीक है। सो उस हिसाब से हम एक वाइल लूप ले लेते हैं। वाइल नम इज >0। ठीक है। इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और r = num। sum + r।
वाइल का लूप बंद है। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया। और बेसिकली हमारा जो लॉजिक होने वाला है, मेन लॉजिक इस प्रोग्राम का वो यही है। और अभी इतने ही लाइन को हम ड्राई रन में सीखेंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो ये हमको कुछ एरर दे रहा है, फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। क्या है भाई? अच्छा ठीक है, ये किस टाइप के हैं ये हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इंटीजर टाइप के हैं, नंबर हमारा इंटीजर टाइप का है, सम भी इंटीजर टाइप का और आर भी इंटीजर टाइप का। ठीक है, अभी कंपाइलेशन हमारा पूरा हो गया। कंसोल इनपुट में आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 21 ही ले करके देखते हैं और इसको रन करते हैं। तो हमको बता रहा है इंटर 2 डिजिट, नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट इज 3। तो उसको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, इंटर 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे एक स्लैशन लगाते हैं। ठीक है, अभी सही आ रहा। इसको हम 1 2 3 भी लेके देखते हैं। 123, तो मतलब कि 3 2 5 1 6 आना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट इज 6, ये हमको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपने पास यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो मेन लॉजिक था वो क्या लगा हुआ था कि हमने लिखा था WHILE, वाइल। यहाँ पे नम को हम n से डोनेट करेंगे, जिससे ज़्यादा ना लिखना पड़े। n मीन्स NUM, जो हमने वेरिएबल लिया था। नम इज ग्रेटर देन 0, और एक कर्ली ब्रेसेस हमारे पास ओपन था। और यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि r वेरिएबल में हमको n से n मॉडुलस 10 लिया हमने। ठीक, और उसके बाद हमने लिया सम SUM इक्वल टू SUM सम प्लस R। ठीक, और उसके बाद हमने लिया फिर से n डिवाइडेड बाई 10। ठीक, यही लिया था। और यहाँ पे हमने इस कर्ली ब्रेसेस को कर दिया था बंद। अब प्रिंट स्टेटमेंट कर दिया था कि इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या है। ठीक है, सो अभी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि यूज़र ने जो इनपुट किया है वो किया है 51। ठीक है, 51 किया है यूज़र ने इनपुट। तो जब वाइल स्टेटमेंट पे आते हैं, वाइल लूप पे, तो बताता है n इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब इस कंडीशन को चेक करता है तो n की वैल्यू, इस 51 को हमने स्टोर करके रखा था n में, n मीन्स नम। तो n की वैल्यू 51 है। तो ये जब चेक करेगा n इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसको पाता है कि 51 जो है वो ग्रेटर है 0 से। कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, लूप हमारा आगे बढ़ता है। ठीक है, एक r वेरिएबल था हमारे पास जिसमें हमने क्या स्टोर किया, n मॉडुलस 10। इसका मतलब क्या होता है, n की वैल्यू हमारे पास करंट टाइम में जो है वो है 51, जो यूज़र ने इनपुट किया था। ठीक, इसको हम करते हैं डिवाइड 10 से। तो ये कितने टाइम जाएगा हमारा, ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है, 10 5 जा 50, बचता है हमारे पास 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, n मॉडुलस 10 का मतलब क्या होता है, ये रिमाइंडर बताता है हमको। ठीक है, ये डिवाइड नहीं है। डिवाइड अगर होता तो हमारा जो आंसर आता वो 5 आता, बट ये मॉडुलस लगा हुआ है। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर बताना। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है,
1 बच रहा है। ठीक है, तो अभी जो r की वैल्यू है इसको यहाँ से हम और एक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अभी जो हमारे पास r की वैल्यू है वो हो गई है 1। ठीक है, r की वैल्यू 1 है। नीचे आते हैं, सम सम हमने पहले से ही जो है वो डिक्लेयर करके रखा था 0 से। ये देखो यहाँ पे कि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो सम की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इट मीन्स ये हो गया 0 इक्वल टू ये भी हो गया 0 और r की वैल्यू है 1। तो 0 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो 1 ही होता है। सम में हमारे पास स्टोर हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया सम में स्टोर है हमारे पास 1। ठीक, उसके बाद ये बोलता है कि n वेरिएबल को जो है हमें डिवाइड करना है 10 से। तो जब हमने n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 51 थी, तो 51 को जब 10 से डिवाइड किया था तो क्या आंसर आया हमारे पास, 5 आया। 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं ना कि मॉडुलस ले रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास आंसर हो गया 5। n में हमारे पास क्या स्टोर हो गया है, n में हमारे पास स्टोर हो गया है 5। ठीक है, n में 5 स्टोर हो गया है। हाँ, अब क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अभी जो कंडीशन है चेक करेगा, n की वैल्यू 5 है, न्यू वैल्यू करंट वैल्यू, इसको चेक करेगा तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0। वाइल लूप जब हमारा चेक करता है वो फिर से नीचे आएगा। ठीक है, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये n की वैल्यू 5 है तो ये बता रहा है कि n मॉडुलस 10। तो इट मीन्स अब की बार हमको 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक, n की वैल्यू हो गई 5 और डिवाइडेड बाई 10। ठीक, यही लिखा हुआ है ना, n मॉडुलस 10, और n की जो करंट वैल्यू हमारे पास आई थी वो 5 आई हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 10 0 से कितना होता है, 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, तो r में हमारे पास क्या आ गया, r में हमारे पास 5 आ गया। तो इट मीन्स अब हमारे पास जो r की करंट वैल्यू है वो 1 ना होकर के 5 हो गई। ठीक, सम में आते हैं, सम की वैल्यू हमारे पास करंट वैल्यू क्या है, 1 है, तो इट मीन्स ये भी 1 हो जाएगा, ये भी सम 1 है, और रिमाइंडर की करंट वैल्यू हमारे पास थी 5, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5। 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है। ये 6 आ जाएगा हमारे पास, इस सम में आ जाएगा। ठीक है, अभी सम की जो करंट वैल्यू है वो हो गई हमारे पास 6 हो गई। ठीक, उसके बाद फिर हमको कह रहा है कि n को डिवाइड करना है हमको 10 से। ठीक है, तो अभी हमने n को डिवाइड किया था, n की जो हमारी न्यू वैल्यू थी वो 5 थी, हमने इसको डिवाइड किया था, मॉडुलस निकाला था, तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आया था। बट जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इट मीन्स n की वैल्यू जो है अभी हमारे पास वो करंट वैल्यू 0 हो चुकी है। ठीक है, फिर से हमारा वाइल लूप, हमारा प्रोग्राम एक बार ऊपर जाएगा और वाइल लूप के पास जा करके कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन को क्या चेक करेगा, n इज़ ग्रेटर देन 0। तो अभी n की जो करंट वैल्यू वो हमारे पास 0 है, और इसको जब ये टेस्ट करेगा तो क्या पाएगा कि इज़ 0 इज़ ग्रेटर देन 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो हमारा लूप जो है इस वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा, और यहाँ पे आके हमको क्या प्रिंट कर देगा, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था सम को। ठीक है, सम को प्रिंट कराया था, और सम की जो करंट वैल्यू हमारे पास थी वो क्या थी, 6 थी, तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा वो 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और हमने यूज़र से इनपुट कितना लिया था, 51 लिया था, तो 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। ये हमारे पास आउटपुट आ गया 6। ठीक है, यही हमारे पहले प्रोग्राम का जो है वो ड्राई रन है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक, उसके बाद हम आते हैं सेकंड प्रोग्राम पे। सेकंड प्रोग्राम हमारा क्या है,
कि बेसिकली प्रोग्राम क्या कह रहा है कि हमें यूज़र से जो है कुछ उसकी चॉइस लेनी है, और उस चॉइस के बिहाफ पे जो इनपुट लिए हैं यूज़र से हम उस पर कुछ ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या रिमाइंडर। ठीक है, तो यूज़र जो भी सेलेक्ट करेगा वही ऑपरेशन होना चाहिए। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है, ड्राई रन जैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर यूज़र 1 चूज़ करता है तो एडिशन करना है a प्लस बी होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू बी, है ना। तो इसमें ऐसा बताने जैसा कुछ नहीं है। इसमें जो खास है, मेन लॉजिक आपको ध्यान रखने वाला है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्विच केस को कैसे इस्तेमाल करना है, बस वही है। स्विच केस को कैसे इस्तेमाल किया, तो केस नंबर 1 RES का मतलब यहाँ पे रिजल्ट है। अगर यूज़र 1 सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो 1 में हमारे पास क्या है, एडिशन है। ठीक है, तो ये हमको प्रिंट करके दे दे a प्लस बी। जैसे ये काम होता है, हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस इसको हम कॉपी करके हम लोग और डायरेक्ट उधर ही समझ लेते हैं। इसमें ड्राई रन जैसा कुछ है नहीं भाइयों। मैं इसमें क्या ही ड्राई रन करके बताऊँ। ये कंप्लीट हो गया और कंसोल इनपुट में आते हैं। तो जैसा कि देख लेते हैं, जो पहला हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट आ रहा है, प्रिंट मैसेज आ रहा है, वो आ रहा है इंटर योर चॉइस। तो चॉइस में हमको क्या सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 या 0। ठीक है, तो हम जो पहली चॉइस है हमारी उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने चॉइस सेलेक्ट किया 3। ठीक है, 3 सेलेक्ट किया। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इंटर 2 नंबर। 2 नंबर हमको इंटर करना है, तो हमने इंटर किया 20 और हमने इंटर किया 3। ठीक है, उसके बाद ये हमसे बता रहा है कि अगर केस 1 रहेगा तो आपको एडिशन करना है, केस 2 रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, केस 3 रहेगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। और हमने कौन सा केस सेलेक्ट किया है चॉइस में, 3। इट मीन्स कि हमको 60 आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो केस 3 ये इसका सिंटैक्स है स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने का। स्विच केस लिखना है, ब्रैकेट में CH लिखना है, और जितने भी टाइप के आपके केस बन रहे हैं उस केस की आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, कोलन के साथ, और नीचे अपना लॉजिक लिखना है। जैसे RES का मतलब है रिजल्ट, ये पूरा नहीं लिखा गया है, रिजल्ट इक्वल टू a इंटू बी। जो भी वैल्यू इनपुट किया है यूज़र ने उसका जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसको उठा करके RES में डाल देना है, रिजल्ट जो कि है RES शॉर्ट फॉर्म, और इसी को प्रिंट कर देना है, प्रिंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन %d RES। ये काम होने के बाद ब्रेक कर देना है। बस इतना ही सही इसमें है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कंसोल इनपुट हो गया, अभी इसको सेव करना पड़ेगा पहले। कंपाइल हो गया, कंसोल इनपुट हो गया, तो बस ये आ गया मल्टीप्लिकेशन 60, इंटर योर चॉइस, इंटर 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन 60। अभी इसको अगर कुछ अपने तरफ से रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि इंटर योर चॉइस फिर इंटर 2 नंबर नेक्स्ट लाइन से आए, ऐसा वैसा कुछ। और बाकी ये इसका पूरा प्रोग्राम है। ये मीनू ऐसे शो होगा। ये यूज़र की चॉइस पूछ रहा है कि आप 1 2 3 4 5 में से कुछ भी डालिए, या अगर कुछ नहीं करना है तो 0 डाल के आप एग्ज़िट कर सकते हो। ठीक है, और कहाँ गया प्रोग्राम नंबर 3, राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग गेट्स एंड पुट टू डिस्प्ले द इनपुट कैरेक्टर। इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है, गेट एंड पुट यूज़ करना है, समथिंग कुछ वार्निंग मैसेज शो होगा, बट प्रोग्राम सक्सेसफुली आपका रन हो जाएगा। और सिंपली अगर गेट एंड पुट्स पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा कि आप इनपुट और आउटपुट लीजिए, वो आपसे कुछ कहेगा कि कुछ स्ट्रिंग है उसको आपको इनपुट लेना है। जैसे राइट अ सी प्रोग्राम टू इंटर 5 सिटी नेम यूजिंग गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। ठीक है, तो 5 सिटी नेम को लेना है, तो सेम चीज़ आपको ये करनी है, कैरेक्टर CH लिखना है, CH1 CH2 CH3 CH4, ऐसे कर सकते हो। वाइल लूप का यूज़ कर फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ लिख करके लिख सकते हैं स्टेटमेंट, एक शो कर सकते हैं स्क्रीन पे कि प्रिंट एफ इंटर द सिटी नेम। ठीक है,
उसके बाद जब यूज़र ने सिटी नेम को इंटर किया तो गेट्स, स्कैनएफ की जगह गेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब इसको आउटपुट करना है तो प्रिंट के साथ ना करके डायरेक्ट पुट के साथ इसको आउटपुट कर देंगे, ठीक है। चौथा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को तो पहले ही हमने बात किया था कि ऑलरेडी ये 2-3 बार हम लोग समझ चुके हैं, तो इसके ड्राई रन में समझाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। पांचवा प्रोग्राम आते हैं। बेसिकली हमने फंक्शन में बहुत कुछ आज जानने की कोशिश किया हम लोगों ने, अब कितना सीख पाए हैं कितना नहीं सीख पाए हैं ये तो ऐसे ही समझ में आएगा कि आप अगर ये प्रोग्राम अपने से करने की कोशिश करो और इसको समझने की कोशिश करो कि क्या कैसे हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये आपका एक प्रोग्राम है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन इंटीजर नंबर यूजिंग बोथ रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। नॉन रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या है कि आपको नॉर्मल फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना, ठीक है। और रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या है कि आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, फंक्शन के थ्रू लिखना है, बट कैसे फंक्शन के थ्रू लिखना है, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन कैसा होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको बेसिकली हमने वहाँ पे टाइप तो नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है तो मैं एक छोटा सा ड्राई रन भी इसका बता ही देता हूँ। उसके बाद ट्राई कर सकते हो एक बार अपने से समझने का, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर से आप पूछ सकते हो। ये हो गया रिटर्न 0, ठीक। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, कंसोल इनपुट में आते हैं, ठीक है। 5 डालते हैं और जैसे 5 डाला तो ये 120 बता दिया, ठीक है। अभी इसका 120 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। FATC फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है एन खड़ी पाई नीचे छोटा सा डंडा, जिसको हम लोग अपने सी लैंग्वेज में नॉट का भी सिंबल कहते हैं ना, कि जैसे लिखा WHILE वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको नॉट ही तो बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स की भाषा में फैक्टोरियल का सिंबल भी होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो भी n की वैल्यू रहेगी, n फैक्टोरियल का मतलब है कि n इंटू n माइनस 1, ठीक है। ये कब तक जाएगा, जब तक n की वैल्यू 1 ना हो जाए, ठीक है। अभी जैसे सपोज करते हैं कि n की वैल्यू अगर 5 है तो ये मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगा, n इटसेल्फ खुद रहेगा 5 4 3 2 1, ठीक है। 5 4 जा 20, 23 जा 60 एंड 62 जा 120, ठीक। 120 हो गया। अभी हमने कंसोल इनपुट में 5 लिया था और रन में हमारे पास 5 का फैक्टोरियल 120 आया। अभी कैसे आया है ये हमने समझ लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी और भी कुछ हमको इसमें समझना है। फैक्टोरियल में n की वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाती है अपने घटते हुए क्रम में टिल अप टू 1 तक, ये कभी 0 नहीं जाती। अगर 0 चली जाएगी तो 0 का किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो आंसर 120 ना करके 0 आएगा। इन केस अगर आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख रहे हो और आपका अगर आंसर 0 आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो लूप चलाया है वो 0 तक चला दिया है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम अपने लूप को 1 तक ले जाते हैं, बट अपने प्रोग्राम की साइज़ को कम करके उसकी एफिशिएंसी को और भी बढ़ाया जा सकता है कि फैक्टोरियल में हम इस 1 को भी कंसिडर ना करें, इसको भी हम स्किप कर दें, 0 और 1 दोनों को हटा दें। क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 से तो वो संख्या एज इट इज़ सेम ही आती है, ठीक है। तो जब 2 तक 120 हो गया, 120 के जब हम मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 120 ही ना आना, तो इस 1 की भी हमें कोई नीड है नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे 5 हो चाहे 10 हो, अगर 10 होता है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2, दैट्स इट। 1 की कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अब बोला जाता है तो अब क्या किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अभी क्या करते हैं कि हमारा ये हेडर फाइल है, इंट मेन फंक्शन लगा हुआ है। हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं n i f। ठीक है, n वेरिएबल लिए हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए कि वो किस नंबर का फैक्टोरियल चाहता है, उसको हम n में स्टोर कर लेंगे। इंटर द नंबर, इसको स्कैन कर लिया n वेरिएबल में। ठीक है, i लिया है हमने एक फॉर लूप चलाने के लिए। ठीक है, और एक f लिया है, इसमें हम फैक्टोरियल की जो मतलब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आने वाला है 5432 का, उसको हम f में स्टोर करने के लिए। ठीक, अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि f को बाद में इनिशियलाइज किया है। ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारी इस 11 एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे लाइंस ऑफ कोड क्यों दे दिया है जो लोगों को भ्रमित करे और परेशान करने पे सोचे। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे भी तो इनिशियलाइज कर सकते हैं ना, वहाँ करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ इनिशियलाइज कर लिया। अभी हम यहाँ पे थे, हमने स्कैन किया है यूज़र के इनपुट को n में। हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, i की वैल्यू हम 1 से चलाएंगे। ठीक है, और i की जो कंडीशन रहेगी वो लेस देन इक्वल टू n तक जाएगी, और हर बार i जो है प्लस होता जाएगा। ठीक, और ये f जो है f इंटू आई। ठीक है, तो हम थोड़ा से आ जाते हैं यहाँ पे अपने, और ठीक, तो कहाँ पे थे हम थे, हमने एक फॉर लूप लिया था। ठीक है, i की वैल्यू 1 और i लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा। ठीक है, और i प्लस प्लस। ठीक, और उसके बाद हमने क्या किया था, f इक्वल टू f इंटू आई। ठीक, यही किया था। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, हमने यूजर्स इनपुट क्या लिया था, n में 5 लिया था। ठीक है, छोटे नंबर पे हम देखते हैं, अगर छोटे नंबर एग्जीक्यूट कर रहा है सही से तो कितना भी बड़ा नंबर ले ले दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, n की वैल्यू 5 लिया, तो इट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे हो जानी है 5। हमारा जो लूप है वो लेस देन इक्वल टू 5 चलेगा, मतलब कि 5 तक पूरा जाएगा। अगर ये इक्वल टू हटा देते हैं तो लेस देन n लेस देन 5, इट मीन्स कि हमारा लूप 4 तक चलेगा। बट हमें 4 तक नहीं ले जाना, क्योंकि फैक्टोरियल में नंबर इटसेल्फ इन्वॉल्व रहता है। तो लेस देन इक्वल टू हो गया, और i की वैल्यू 1 से आ रही है। ठीक है, तो फैक्टोरियल में हमारे पास क्या आएगा, f में ऑलरेडी हमारे पास पहले से 1 है, हमने वहाँ ऊपर असाइन करके रखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे f इक्वल टू 1, f इक्वल टू 1 क्यों, जीरो क्यों नहीं लिया यहाँ पे। हमेशा तो हम जीरो लेते हैं कि गार्बेज वैल्यू ना आए तो जीरो ले लेते हैं, जीरो ही लेते हैं ना, सम इक्वल टू जीरो लिया था। तो जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पूरी की पूरी जो भी सीरीज होती है, जो भी नंबर होता है वो जीरो ही हो जाता, इसलिए जीरो यहाँ पे नहीं लिए, यहाँ पे हमने 1 ले रखा है। ठीक है, तो f की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी f की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे i की वैल्यू 1 से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1, f कितना हो जाएगा हमारे पास, हो गया 1। ठीक है, अभी i की वैल्यू एक बढ़ेगी, यहाँ से इसको ले लेते हैं, i की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। ठीक, f की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास 1 है, i की वैल्यू 2 हो गई है, तो 1 इंटू 2 2 होता है, तो f की वैल्यू जो है हमारे पास वो हो गई 2। ठीक, अभी i की वैल्यू फिर एक बढ़ेगी, अभी i की वैल्यू एक्चुअल जो है वो 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो f की वैल्यू हमारे पास 2 है, और यहाँ पे भी f की वैल्यू हमारे पास 2 है, और i की वैल्यू हमारी बढ़ चुकी है, वो हो चुकी है 3। ठीक है, तो ये कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है। f में क्या आ जाएगा, करंट वैल्यू हमारे पास 6 हो गई। ठीक है, i की वैल्यू हमारी एक और बढ़ेगी, अभी हमारी i की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4 हो गई।
ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, i की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। इसको पूरा हटा ही देते हैं। तो 6 4 से कितना होता है 24 होता है। f की वैल्यू जो है वो 24 हो गई हमारी, ठीक है। i हमारा फिर एक बार ऊपर जाएगा, i की वैल्यू हो गई हमारी 5। अभी भी हमारा जो लूप का कंडीशन है वो ट्रू है। f की वैल्यू हमारे पास न्यू वैल्यू कितनी आई थी करंट वाली 24 आई थी f की वैल्यू, ठीक है। 24 में इंटू किया हमने i की वैल्यू 5, तो 24 5 जो कितना होता है 5 4 जो 20, 2 कैरी किया, 5 2 जो 10 एंड 2 12, 120 हो गया। तो ये 120 जो है ये इस f में आ जाएगा। f की वैल्यू करंट वैल्यू जो है वो हमारी हो गई 120, ठीक है। i फिर से एक हमारा इंक्रीज करेगा और ये आएगा ऊपर, i की वैल्यू हो गई हमारी 6। और जैसे ही कंडीशन को चेक करता है कि क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये तो ग्रेटर देन हो रहा है, तुरंत ही हमारा लूप जो है यहाँ से एग्जिट मार जाएगा और हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा f को, ठीक है। यहाँ से लूप हमारा एग्जिट मारता है और प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ नंबर f को जो है ये प्रिंट कर देता है, ठीक है। और f हमारा कितना आया था 120 आया हुआ था, ठीक। अभी इसको ये ड्राई रन ये भी शायद कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि हमने यहाँ पे सीखा था ना, इसको शायद हटा दिया क्या, कि जो n फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 एंड 1 यहाँ तक जाता है, बट ये ज़ीरो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि ज़ीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो सारा फैक्टोरियल जीरो हो जाना, ठीक है। फिर देखा जाए तो 1 तक भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं तो वो सेम नंबर ही आता है। तो हम अपने प्रोग्राम की जो साइज़ है और जो उसकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, इस 1 को भी हम यहाँ से स्किप मार सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ऐसी बात की थी, तो हमारे दिमाग में तो ये चीज़ आई है, आओ इसको करके देख लेते हैं। पहले भी यही बोलते हैं कि जो चीज़ दिमाग में आया उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं उससे, कुछ ना कुछ वो लॉजिक दे के ही जाएगा। तो अभी आई की वैल्यू जो हम 1 से चला रहे थे, इसको 1 से ना चला करके हम 2 से चलाते हैं, क्योंकि 1 1 जा तो 1 ही होता है। उसके बाद फिर जब आई की वैल्यू 2 हो रही थी, यहाँ पे जब आई की वैल्यू 2 हो रही थी, फिर जब हम 2 से इंटू 1 कर रहे थे तो हमारे पास 2 ही आ रहा था। तो फिर हम 1 को हटा ही क्यों ना दें, यहाँ से नीड ही क्या है उसकी। आई की वैल्यू डायरेक्ट 2 से लेते हैं, इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। कंसोल इनपुट में आते हैं 5 है, रन करके देखते हैं तो यह ठीक है। आई की वैल्यू 1 से लेना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के केस में, एडिशन के केस में होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल कितना आया 120 आया। इसको एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हम लेते हैं फैक्टोरियल 8, ठीक है। 8 का फैक्टोरियल लेते हैं, कितना आया हमारे पास 4320, 4320, ठीक है। आई की वैल्यू हम 1 से फिर से लेते हैं 4320, 4320 सेम आउटपुट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इट मीन्स आई की वैल्यू हम 1 से लें या 2 से लें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अभी जो फंक्शन वाला प्रोग्राम था, इसको हमने जो नॉन रिकर्सिव इसका पार्ट है, इसको हमने अच्छे से देखा, इसका ड्राई रन भी देखा, ठीक है। तो सेम लॉजिक ये जो लगा हुआ है ना, फॉर आई इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस, ऐसा करके यही लॉजिक रिकर्सिव में भी लगने वाला है। रिकर्सिव का क्या मतलब है, कोई फंक्शन जब खुद को कॉल करता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिकर्सन, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आपको समझने की कोशिश करना है और ये देखना है कि इतना सब कुछ मतलब जानने के बाद कितना इसमें से समझ में आ रहा है। बेसिकली मैं थोड़ी सी अगर इसमें कुछ बता दूं, तो इसमें जो आपका रिकर्सिव फंक्शन है वो ये है, ठीक है। ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है, जहाँ पे रिटर्न हो रहा है फैक्ट
n-1, ठीक है, फैक्ट n-1 रिटर्न हो रहा है। और यही फैक्ट जो है हमने यहाँ पे ऊपर फंक्शन जो है डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। पूरा प्रोग्राम ही समझ लेते हैं। ये आपकी मेन हेडर फाइल है, ये फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। ये मेन फंक्शन आया, मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस खुला, उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे इंटीजर टाइप का एन डिफाइन किया जिसमें यूज़र का इनपुट लेने वाले प्रिंट ऑफ इंटर एन इंटीजर नंबर, इसको स्कैन कर लिया हमने एन वेरिएबल में, ठीक है। प्रिंट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ, और यहाँ पे डायरेक्ट जो है फैक्ट एन हमने दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट ना चाहते तो हम जैसे फंक्शन को कर रहे थे, पहले हम फैक्ट फंक्शन को कॉल करते, ठीक है। अभी बेसिकली जो हमारा फंक्शन है ऊपर वो कैसा है, इंट फैक्ट, मतलब कि विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम एज अ एक्चुअल पैरामीटर अपने फंक्शन के डेफिनेशन में इसके जो वेरिएबल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और एक वैल्यू को रिटर्न भेज भी सकते हैं फंक्शन डेफिनेशन से, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं फैक्टोरियल परसेंटाइल डी एल डी बता करके, और यहाँ पे फैक्ट एंड डायरेक्ट फंक्शन को हम प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ से रिटर्न जा रहा है ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो जो पिछले अभी प्रोग्राम हमने किए हैं फंक्शन के, वहाँ से भी आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे बस एक वेरिएबल और डिफाइन करना पड़ेगा। आप वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एफ कर सकते हो, एम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वॉट जो आपको पसंद हो, फैक्ट को छोड़ करके, ठीक है। सपोज अगर हम एफ करते हैं तो एफ इक्वल टू फैक्ट एन सेमी कॉलन, फंक्शन को करेंगे कॉल, उसके बाद ये प्रिंट एफ वाली लाइन लिखेंगे, फैक्टोरियल लिखेंगे, उसके बाद किसको प्रिंट करेंगे, एफ को प्रिंट करेंगे, ठीक। रिटर्न 0 हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देंगे। उसके बाद फिर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या बताएंगे, अभी यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का हमारा यूज़ हो रहा है। इफ़ केस से जो है फैक्टोरियल यहाँ पे निकाला जा रहा है। इफ़ एन इज़ इक्वल टू 0, अगर एन की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो क्या रिटर्न जाएगा, रिटर्न बन जाएगा। एल्स अगर एन की वैल्यू 0 नहीं होती है तो क्या रिटर्न जाएगा, एन इंटू फैक्ट n-1। एन की जो भी वैल्यू लेगी, अगर एन 5 है, ठीक है, तो हर बार जो है एन की वैल्यू एक कम हो रही है यहाँ से, हर बार एन की वैल्यू एक कम हो रही है। 5 इंटू 4, फिर एन की वैल्यू कम होगी, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 1, ठीक है, यहाँ तक ये जाएगा। और जो इसका फाइनल जो आंसर रहेगा ये आपको ऊपर चला जाएगा फंक्शन कॉल के पास, आकर के इसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये जो लास्ट लाइन है ना, यही आपकी जो है रिकर्सिव फंक्शन है, जो फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। और एक चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि अगर ये लॉन्ग इंट यहाँ क्यों लिखा हुआ है, फिर एल डी क्यों है स्कैन एफ में, और फिर इस फैक्टोरियल में एल डी क्यों आ रहा है, तो इस एल डी का मतलब ये है, ये लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंटीजर टाइप वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल में इन्होंने लॉन्ग इंटीजर टाइप को यूज़ किया है। एक्चुअली में जो ऊपर वाला हमारा प्रोग्राम था, यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर टाइप को नहीं लिया, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है। नॉर्मल इंटीजर की जो वैल्यू की जो रेंज होती है, ये -3267 से लेकर के +3267 या 68 तक ऐसे वेरी करती है, ठीक है। तो जब आप कोई फैक्टोरियल लेते हो, अभी जब हमने फैक्टोरियल 8 लिया था तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो 4320 आ रहा था, ठीक है। जब ये नंबर बहुत ज़्यादा एक्सीड करने लगेगा, अब किसी ने 50 फैक्टोरियल ले लिया तो ये 36 और 3020 जो भी है, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है इतने टाइम कि इंटीजर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। जब वो उस रेंज से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको गार्बेज वैल्यू देने लगेगा। इस वजह से यहाँ पे लॉन्ग इंट का यूज़ किया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपली पहले इसको इंट से बना करके देख लो, प्रोग्राम को रन कर लो, अच्छे तरीके से रन हो रहा है, फिर आप लॉन्ग इंट के लिए ट्राई करो एक बार, ठीक है। और अगर रिकर्सिव फंक्शन ये नहीं समझ में आता तो फिर मैं इसको समझा दूंगा कल।
सॉरी। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। आप सबके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस हैं। अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा पैनिक होने का नीड नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा नीड है तो अच्छे से समझने की। ठीक है, थ्योरी सेक्शन हमारा जो है, उस थ्योरी सेक्शन में आप जो मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं, जो पीडीएफ सेक्शन है उसको रिफ़र ज़रूर करिएगा। और प्रैक्टिकल में जो था वो तो ऑलरेडी हम लोग बात कर ही चुके हैं। बाकी हमारे आगे के जो भी एक्सरसाइज हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइज बची ना, कल इसको कवर कर लेंगे हम लोग। इसके बाद भी अगर अब आप लोग को लगता है कि नीड है बेसिकली एक जूम मीटिंग करने की, जिसमें आप 1 to 1 बात करना चाहते हो, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो उसके लिए आप फिर हमें बताइए। हम लोग एक दिन फिक्स करते हैं, चाहे कल का या परसों का। ठीक है, उस दिन पे मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में हम सभी लोग रहेंगे, जितने लोग बेसिकली चाहते होंगे। जैसे इसके पहले भी पोल डाला था तो करीबन 20 to 25 लोगों ने बोला था कि हाँ हम मीटिंग चाहते हैं। हो सकता है कि इन 3 वीडियो के बाद उन लोगों की जो क्वेरी हो, हमारे बैचमेट हैं, वो कम हो गई हो, तो हो सकता है कि जो नंबर थे वो और ड्रॉप हो जाएं, तो मे भी हो सकता है कि मीटिंग की नीड ना हो। लेकिन इन केस अगर उसके बाद भी आप 1 to 1 बात करना चाहते हो इन पर्सन में, फेस टू फेस ऐसे बैठ करके कैमरे पे मीटिंग पे, तो बिल्कुल आप बताइए। एक दिन समय निकाल के हम सब लोग मीटिंग को अरेंज करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मीटिंग बेसिकली होती है तो हमारे पास जो बच्चे हैं जो मीटिंग की जिनको नीड है, सिर्फ वो रहेंगे, हम रहेंगे और कुछ हमारे ग्रुप एडमिन रहेंगे। ठीक है, जिनको नीड है, जो समझ में आता है, जिसके पास जो नॉलेज है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि नॉलेज सिर्फ सीनियर ही शेयर कर सके। नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी उम्र और जेंडर, ये 2 चीज़ वो कभी नहीं देखती। ठीक है, और इस चीज़ के अंडरस्टैंडिंग हमें हमें हमेशा रखना चाहिए कि नॉलेज हमें जहाँ से मिले वो हमें लेते चलना चाहिए। वो चाहे हमसे छोटा हो, चाहे हमसे बड़ा हो, चाहे हमारे अपोजिट जेंडर का हो या हमारे हमारे ही जेंडर का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ईगो वाली जैसी चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अरे यार वो तो हमसे छोटा है, हमको कैसे बता रहा है, अब हम चलें उसकी सुने क्या। ये सब काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, जो सीनियर को पता है आप सीनियर से जानिए, जो सीनियर को जो आपके बैचमेट्स को पता है उनसे आप जानिए। ठीक है, और ऑलमोस्ट आप खुद ही सीनियर हो चुके हो। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, आप खुद ही सीनियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बैच का एडमिशन होने भी लगा है। मेरे पास तो शायद 2-3 लोग का फ़ोन भी आया था जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, उनको बहुत ज़्यादा क्वेरी थी। बेसिकली ये जो नंबर वाला क्वेरी था ना, कि वो मेरे पास फ़ोन किया था किसी ने, कहा मैंने अभी एडमिशन लिया है, मैंने मेंटर से बात किया था, मेंटर ने मुझसे कहा कि 70 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा और 30 मार्क्स का इंटरनल पेपर होगा थ्योरी सेक्शन। मैंने कहा हद है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उसको बताया जा रहा हूँ, फिर भी बोल रहा है नहीं मेरे मेंटर ने यही कहा है। तो हमने कहा मैं कुछ इस विषय में फिर बोल नहीं सकता। मैं नहीं कहता कि मेंटर ने गलत कहा या किसने गलत कहा, ना मैं ही गलत कह रहा हूँ ना मेंटर ने किया कहा होगा। हो सकता है आपके समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए, जहाँ से जो मिले वो एक्वायर करते रहना चाहिए। ठीक है, टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय एंड गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक।